हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विस्कोसिटी। देखो बच्चों, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होता है तो वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो होता है, ऐसे डिफरेंट लेयर्स में फ्लो होता है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज हनी हमने एक पेपर पे डाला, एक कंसिडर करो एक सरफेस है, उसके ऊपर हनी डाला और उसको ऐसे फ्लो करने की, उसको ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखा और उसको फ्लो करने की कोशिश की। तो आप देखोगे कि हनी कैसे फ्लो होगा। उसका ऊपर का जो लेयर है वो सबसे पहले जाएगा, आगे जाएगा, फिर उसके पीछे उसके नीचे का लेयर होता है, उसके पीछे और नीचे का, उसके पीछे और नीचे का, मतलब ऐसे हनी का फ्लो होता है, राइट ना। हनी फ्लूइड जो है वो डालने के बाद वो कुछ ऐसे फ्लो होता है। सबसे पहले आगे ऊपर का लेयर होता है और सबसे पीछे नीचे का लेयर होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंट लेयर्स है, इन डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो सबकी अलग अलग है। मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी, उससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी, उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ये लास्ट लेयर की होती है, ऊपर के लेयर की। इसीलिए उसका स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब वो सबसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्यों हो रहा है एक्चुअली, ये अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी, ये एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है, तो ये लेयर बहुत फास्ट जा रहा है और ये स्लो जा रहा है। तो ये दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो ये दोनों की रिलेटिव मोशन में एक प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी, अपोजिशन की, और उस अपोजिशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा और उसकी वजह से वहाँ पे विस्कोसिटी आएगी। आया समझ में। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन बनती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन different layers of fluid experience dragging force is called viscosity। dragging force का मतलब क्या, ये जो लेयर है ये क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है दूसरे लेयर को। दोनों की जो रिलेटिव मोशन है उसको ड्रैग करने का काम कर रहा है। मतलब जो अपोजिशन आ रहा है उसकी वजह से ड्रैग हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ड्रैग हो रहे हैं, उसकी वजह से ड्रैगिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है। उसी को हम लोग, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। यहाँ पे अगर अपोजिशन ज़्यादा रहा तो हायर विस्कस प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे कि हनी, वाटर का अगर हम दो एग्जांपल लेते हैं, वाटर एंड हनी। वाटर में क्या होगा, वाटर में ये ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा नहीं है, अपोजिशन ज़्यादा नहीं है, तो अब वहाँ पे विस्कोसिटी कम है। लेकिन वही अगर हम लोग हनी में लें, हनी में ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है। मतलब जितना ज़्यादा अपोजिशन उतनी ज़्यादा ये प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग, जितना कम अपोजिशन उतनी कम ये प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। इसकी डेफिनेशन में और एक बार बताती हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन, इन दोनों की जो मोशन है इसको हम रिलेट कर रहे हैं, हम इन दोनों की मोशन को, इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ओके, उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी क्या क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्लड कार्पुस्कल्स डिफिशियंसी। ब्लड में कार्पुस्कल डिफिशियंसी डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड इन ब्लड फ्लो थ्रू आर्टेरीज। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हेल्प्स इन अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स अप्लाई करने के वहाँ पे भी हम लोग विस्कोसिटी, विस्कस कौन सा भी ऑयल डालते हैं उसकी वजह से ब्रेक्स में स्मूथनेस रहता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस है उसके। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लिक्विड है वो ज़्यादा विस्कस होता है देन गैसेस। गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, लिक्विड इज ऑल्सो अ फ्लूइड। तो लिक्विड जो है, लिक्विड की विस्कोसिटी, लिक्विड इज मोर विस्कस देन गैसेस। गैसेस में ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होती, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है। ये बात भी आप लोग याद रखो, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स।
डेफिनेशन देखो क्या है, द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। मतलब देखो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये लेयर बहुत फास्ट जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, तो ये नीचे का लेयर इसको ड्रैग कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब अपोजिशन ला रहा है। तो इन दोनों में जो ड्रैगिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रैगिंग फोर्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, ये भी याद रखो। द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, और इसी की वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके लिए मैं आपको देखो एक डायग्रामेटिकली ये बताती हूँ। सपोज ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक लिक्विड डाला है फ्लो करने के लिए। वो लिक्विड डालने के बाद सपोज ये लिक्विड का पहला लेयर है जो सरफेस को अटैच है, जिसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है। अब देखो इसका डिस्टेंस सपोज हमने x कंसिडर किया, इसका डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया, सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया, और इसकी वेलोसिटी हमने v कंसिडर की। ओके, वापिस हम इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। सपोज ये चेंज इन डिस्टेंस जो है वो dx हमने कंसिडर किया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, x प्लस dx इतना बनेगा। मतलब हमने डिस्टेंस चेंज किया, सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस चेंज हुआ, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, v प्लस dv होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो डिस्टेंस चेंज होने के बाद वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इन दोनों का जो रेशो हमें मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस चेंज करने के बाद कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका जो रेशो हमें मिलेगा, उस रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट की। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, देखो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल होगा, और ये सेकेंड जो है ऊपर जाके सेकेंड इनवर्स बनेगा, मतलब सेकेंड रेज़ टू -1। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमें मिलेगा -1, सेकेंड रेज़ टू -1। और इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L तो है नहीं, L0, M0 और T -1, क्योंकि सेकेंड -1 है तो यहाँ पे T -1 ही हमें मिलेगा, बाकी दोनों टर्म हमें 0 मिलेगी। ऐसे होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। वेरी सिंपल। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चाहे तो नोट समझ लो। देखो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं रहता, मतलब dv/dx ये 0 रहता, तो क्या विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, सभी लेयर्स की वेलोसिटी सेम होती विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सभी लेयर की वेलोसिटी सेम होती, तो क्या विस्कस फोर्स होता क्या वहां पे, विस्कस ड्रैग होता क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है तो विस्कस फोर्स भी 0 है, क्योंकि मोशन में अपोजिशन ही नहीं आ रहा है, ये भी लेयर दोनों साथ में जा रहे, दोनों साथ में जा रहे, तो कैसे वहां पे अपोजिशन होगा रिलेटिव मोशन को, बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं होगा। अगर ये पीछे है और ये आगे है तभी फ्रिक्शन हो रहा है, तभी ड्रैग हो रहा है, उसकी वजह से विस्कस फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है तो विस्कस फोर्स भी नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर 0 मिल रहा है तो विस्कस फोर्स भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज द नोट। पहला नोट मैंने क्या बताया, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर विस्कस फोर्स, और दूसरा नोट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ फ्लूइड इज 0 देन विस्कस फोर्स इज ऑल्सो 0। ओके, MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो एज पर न्यूटन ने कहा था कि ये जो विस्कस फोर्स है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहली जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर,
और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो, अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया तो लिक्विड बढ़ेगा, उसकी वजह से ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ाया तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इफ एरिया इंक्रीजेस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ एरिया डिक्रीजेस फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या? ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब फोर्स इंक्रीजेस dv by dx इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस इफ dv by dx डिक्रीजेस। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑल्सो। ओके, तो इन दोनों, ये दोनों क्वांटिटी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाई dx। और अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल दे तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना जरूरी है। मतलब f इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू a इंटू डी बाई डी एक्स। और वो ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली निकाला तो वो क्या होता है? इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और वो हम डिनोट करते हैं ईटा से। याद रखो, ईटा इज अ ग्रीक लेटर और इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस पूछे थे, तो इसका यूज करके आप उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, राइट ना। तो ईटा इज व्हाट? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका ऐसा यूनिट भी हमें लिखना है। पहले हम न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट स्टडी कर लें। देखो, न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द विस्कस फोर्स प्रोड्यूस्ड, या फिर द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही सिंपल है। विस्कस फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट रहेगा। और उसके बाद आपको ये डेरिवेशन लिखना है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सब नोट्स में मैंने दिया है, अच्छे से लिख के दिया है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx, hence f is directly proportional to a into dv by dx, therefore f is equal to constant into a into dv by dx. That constant is denoted by eta. Eta is a coefficient of viscosity. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, उसका फॉर्मूला और उसका एसआई यूनिट भी पूछा जाता है, और एसआई यूनिट का फैक्टर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में वो पढ़ाती हूँ। अब देखो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया f का एज पर द न्यूटन्स लॉ। f इज इक्वल टू व्हाट? ईटा इंटू ए इंटू डी बाय डी एक्स। तो हमें ईटा को डिफाइन करना है, तो ईटा को हम ऐसे ही रखते हैं, बाकी ये पूरी टर्म को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं। ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होंगे ऑब्वियसली। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ये पूरी टर्म ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब देखो, इसके ऊपर से, इस फॉर्मूले के ऊपर से आप ईटा को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड गिव इट्स एसआई यूनिट ऑल्सो। तो इसके ऊपर से एसआई यूनिट भी बताऊंगी मैं आपको, डायमेंशन भी बताऊंगी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, this is called as viscous force, this is called as area and this is called as velocity gradient। तो ये जो नीचे की टर्म्स है उसको हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो viscous force per unit area per unit velocity gradient called as coefficient of viscosity। it's a very simple। ये फॉर्मूला पहले डिराइव कर लो, उसके ऊपर से उसकी डेफिनेशन लिखो। Eta is defined as, coefficient of viscosity is defined as viscous force developed between liquid layers per unit area पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो, इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? एसआई यूनिट बनेगा सबसे पहले
फोर्स का लिख लो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, इनटू ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एंड dx मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो ये 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर कैंसिल होगा, 1 मीटर बचेगा, राइट। और ये सेकेंड ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे न्यूटन इंटू सेकेंड बनेगा, डिवाइड बाय ये 1 मीटर और ये 1 मीटर दोनों वापस मीटर स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट बनेगा। इसका और एक यूनिट है, देखो बच्चों, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो है ही, बट इसका और एक यूनिट है, उसको कहा जाता है पॉइज। क्या कहा जाता है पॉइज। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच पॉइज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको इसका फैक्टर निकालना है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हम क्या निकालते हैं 10⁻³ ग्राम, वैसे 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 पॉइज, तो इसको कहा जाता है फैक्टर। ये जो है फैक्टर है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए इसके ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी को कहा जाता है 10 पॉइज को कहा जाता है डेका पॉइज, इसको ही कहा जाता है डेका पॉइज। देखो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज, और 10 पॉइज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डेका पॉइज। ओके, मतलब 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डेका पॉइज भी बोला जा सकता है। ये लिखने की बजाय आपने डायरेक्टली डेका पॉइज लिखा तो भी चलेगा, बट ये 10 फैक्टर कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। अभी हमने देखा सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है पॉइज। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉइज एंड द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। अभी हमने देखा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 10 पॉइज होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग डायमेंशंस। आपको याद होगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन हमने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट ही चैप्टर में स्टडी किए थे। उस एप्लीकेशंस में हम लोग ये कन्वर्जन फैक्टर निकालते थे, राइट ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन फैक्टर बोला जाता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें उसी मेथड से निकालना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईटा के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस पता होने जरूरी है। तो पहले हम डायमेंशंस लिखेंगे उसके। देखो डायमेंशन यहीं पे मैं लिखती हूँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या है एफ डिवाइड बाय ए इंटू डीवी बाय डी एक्स। ओके, पहले फोर्स के डायमेंशन लिख लो। फोर्स के डायमेंशन क्या है, फोर्स के डायमेंशन देखो, फोर्स के डायमेंशन है L1 M1 T-2 डिवाइड बाय, अगर नहीं आता डायमेंशन निकालना तो मेरे 11th के फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस देखो, उसमें मैंने डायमेंशन कैसे निकाला है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे एक्सप्लेन किया है 11th के फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस। डायमेंशन देखो उसमें। एरिया का डायमेंशन है L2, राइट। उसके बाद यही वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 T-1 डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1। ओके, तो ये L1 और ये L1 यहाँ पे कैंसल होगा। L2 ऊपर जाके क्या बनेगा L-2 बनेगा, तो यहाँ पे L1 और ये ऊपर जाके -2 बनेगा। ठीक है, M नीचे नहीं है तो M1 ही रहेगा। ये T-2 है, ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा। ठीक है, तो हमें डायमेंशन मिलेगा 1 - 2 इज -1 M1 एज इट इज, और T-2 + 1 मतलब ये भी आएगा -1। ये आपको किसका डायमेंशन मिल रहा है ईटा का, L-1 M1 T-1। समझ में आया सबको। तो ये डायमेंशन का यूज करके हम लोग कन्वर्जन फैक्टर निकालने वाले हैं। ये 11th में सब कुछ हो चुका है, अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो आप मेरे 11th के फर्स्ट चैप्टर के डायमेंशंस के वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, फिलहाल आप ये डायमेंशन अभी याद रखो, ईटा का ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे 12th के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डायमेंशन देखने वाले, क्योंकि आपको कौन से भी फॉर्मूले का, कौन सी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायमेंशन का यूज करके अभी हम लोग कन्वर्जन फैक्टर निकालने वाले, 10 पॉइंट्स कैसे आया वो निकालने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एसआई यूनिट में जो डायमेंशन है ईटा का, वो हम लोग लेंगे M11 L1-1 T1-1 एसआई यूनिट में। ठीक है, 1-1-1 लिया, वही डायमेंशंस लिए, सिर्फ मैंने M इस साइड लिखा, L इस साइड लिखा। सीजीएस में हम लोग इसको 2 बोलते हैं, M21 L2-1 T2-1। ठीक है, देखो एसआई में हमने ये लिया, सीजीएस में हमने ये लिया। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 एसआई का डायमेंशन, एसआई का डायमेंशन क्या है, M11 L1-1 T1-1। ये सब कुछ 11 का चल रहा है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, वो कन्वर्जन फैक्टर थोड़ी देर के लिए हमें x कंसीडर कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इंटू सीजीएस, जैसे हम लिखते हैं ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10³ ग्राम, तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है ये हमने x लिया, ये 1 किलोग्राम की जगह पे हम डायमेंशन ले रहे हैं, और इस ग्राम की जगह पे हम लोग सीजीएस, ये सीजीएस है तो हम सीजीएस के डायमेंशन लेंगे, क्या है M21 L2-1 T2-1। ठीक है, ये अभी हमने लिखा, हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो इस टर्म को इधर शिफ्ट करने के बाद वो क्या होगी, इस साइड आके डिवाइड होगी, तो x इज इक्वल टू M11 L1-1 T1-1 डिवाइड बाय M21 L2-1 T2-1। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को हम लोग एक जगह लेते हैं, ये दोनों टर्म्स को एक जगह लेते हैं, और ये दोनों टर्म्स को एक जगह लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ऊपर M1 नीचे M2, और इन दोनों का पावर क्या है 1, तो दोनों का पावर हम लोग कंबाइन देंगे 1। सिमिलरली L1 नीचे L2, और दोनों का कंबाइन पावर क्या है -1। सिमिलरली T1 डिवाइड बाय T2, दोनों का कंबाइन पावर हम लोग देंगे -1। ठीक है, अब इन दोनों का यूनिट लिखते हैं हम लोग। देखो M1 क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, दैट इज किलोग्राम, राइट। सिमिलरली M2 क्या है, सीजीएस। सीजीएस में मास क्या होता है, ग्राम, ये होगा 1। L1 एसआई में क्या होता है, दैट इज मीटर, और L2 सेंटीमीटर। एसआई का ऊपर लिख रहे, सीजीएस का नीचे लिख रहे, दैट इज -1। टाइम का सेकेंड ही होता है, और ये होगा -1। अब देखो हम ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट क्या होता है, 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, और ये 1। मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर रेज़ टू -1। ये तो आपको पता होगा बेसिक, मीटर का सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, और सेकेंड का तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रेज़ टू क्या बनेगा, -1 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या बनी, दैट इज 10⁻3। इसको हम कैसे लिखते हैं, 10⁻3 रेज़ टू 1। ये वैल्यू क्या बनी, 2 जीरोस है, मतलब 10⁻2, इसके 3 जीरोस थे तो 3, इसके 2 जीरोस थे तो 2, -1, और इंटू ये क्या बनेगा, 1 रेज़ टू एनीथिंग क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब देखो, अब ये 3 1 जा 3, और 2 इंटू -1 क्या बनेगा, 10 रेज़ टू -2 बनेगा। बेस सेम है दोनों का, एडिशन करो, 10 रेज़ टू 3 -2 कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो x का फैक्टर हमें क्या, 10, x का फैक्टर हमें क्या मिला, ये देखो 10 रेज़ टू 3 -2, ये 3 -2 किया तो यहाँ पे 1 आएगा,
तो हम 1 नहीं लिखते, यहाँ सिर्फ 10 लिखते हैं। तो x कितना मिला हमें? 10 मिला। वही तो हमने बताया था कि 1 न्यूटन, एक मिनट है यहाँ पे लिखती हूँ, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 पॉइस। क्या होता है? 10 पॉइस। और 10 पॉइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेका पॉइस। इसी को हम लोग बोलते हैं डेका पॉइस। समझ में आया? तो ऐसे ये कन्वर्जन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ऐसे आप मास का भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन चैप्टर में देखो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये डायमेंशन में पूछा जाएगा, इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। समझ में आए? तो याद रखो 1 न्यूटन सेकेंड, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश पॉइस, और नीचे ऑप्शंस दे रहेंगे 100, 10, 1000। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 10 पॉइस। अंडरस्टैंड? चलो बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड सेपरेटेड बाय 0.1 mm इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। गिवन क्या दिया है देखो, फ्लूइड सेपरेटेड बाय 0.1 mm, मतलब डिस्टेंस दिया है, dx दिया है। dx कितना दिया है? 0.1 mm। तो पहले mm, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 0.1 इंटू, या फिर बेटर वे इसको हम लोग मीटर में लिख लेते। 0.1 इज इक्वल टू कितना मीटर रहेगा? ये मिली है, मिली को हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर। ओके, इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसमें से -1 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2, क्योंकि सेंटी की वैल्यू क्या होती है? -2 होती है। तो 0.1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻², ये -3 बनेगा मीटर। दैट इज इक्वल टू, ये 0.1 का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0.1। 10⁻1 का मतलब होता है 0.1। तो 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा? 0.01, और इसकी जगह पे हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर बेटर वे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। दूसरा डीवी, डीवी क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी का ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। वैल्यू डाल दो, सेंटीमीटर की है 2 डिवाइड बाय ये वैल्यू डालेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है 0.01। दैट इज इक्वल टू ये 2, और ये नीचे 0.01 को हम लोग पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं। कितना होगा? 1 इंटू 2 डिजिट शिफ्ट किए राइट में, तो राइट में -2 बनेगा। ये -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, मतलब 2 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 से इसको 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 200 सेकेंड इनवर्स। ये हमें क्या मिला? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। इसको आप 0.01 की जगह पे आप ऐसे ही वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। A horizontal force of 1 Newton is required to move a plate of area 10⁻² meter square with a velocity 2 into 10⁻² meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick, find the coefficient of viscosity. मतलब हमें ईटा निकालना है, और दिया क्या है देखो, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो गिवन में, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है फोर्स, F कितना दिया है? 1 न्यूटन। देन एरिया, एरिया कितना दिया है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी दी है, मतलब dv दिया है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और dx कितना दिया है? dx इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो सभी वैल्यूज दी है, आपको ईटा निकालना है। आपको पता है ईटा का फॉर्मूला क्या है? ईटा इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव किया, F डिवाइड बाय A इंटू dv बाय dx। तो ये सभी वैल्यूज आपको पता है, डाल दो। F की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय एरिया कितना है? 10⁻² इंटू dv कितना है? 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय ये कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³
-3। ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय ये -2 बनेगा -4 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4। अब क्या करो ये पॉइंट को शिफ्ट कर लो ताकि इजी रहेगा कैलकुलेशन में। ये पॉइंट को हमने शिफ्ट किया तो ये बनेगा 15 और कितना 1 डिजिट शिफ्ट किया तो -1 बनेगा। वो -1 और ये -3 कितना बनेगा -4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻4 होगा कैंसल और इसका दोनों का क्या आएगा 2 7 14.5 मतलब इसका आंसर आता है 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट। ये आपको क्या मिला, दिस इज द ईटा। समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। अ मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 5 by 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 1 mm थिक। मतलब dx दिया है 1 mm थिक, एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। हमें निकालना है फोर्स, F निकालना है। सबसे पहले एरिया लिख लो। एरिया देखो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर मतलब क्या आएगा ये 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या आएगा 5 5 25 और सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। उसका स्क्वायर मतलब ये क्या बनेगा 10⁻⁴ बनेगा 10⁻² और उसका स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। 2 2 4 और ये माइनस है तो -4 बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटी की वैल्यू हमने लिख ली। सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। हमेशा याद रखो हर एक यूनिट होगा दिया हुआ उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद दिया है थिक। थिक मतलब dx कितना दिया है 1 mm। mm को कन्वर्ट करो 1 इंटू 10⁻³ मीटर में। मिली की वैल्यू होती है -3। ठीक, हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा दिया है। ईटा इज इक्वल टू 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड मतलब F निकालना है आपको और उसका स्पीड मतलब v दिया है dv कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सभी वैल्यूज आपको मिल गई। बस F का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है F का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू ईटा इंटू A डिवाइड बाय dv बाय dx। राइट ना? सॉरी डिवाइड नहीं, सॉरी F इंटू A इंटू dv बाय dx ऐसा फॉर्मूला है इसका। F का सभी वैल्यूज डाल दो। ईटा क्या है 1.55 इंटू A क्या है 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू dv क्या है dv कहाँ गया dv 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय dx क्या है 1 इंटू 10⁻³ अब देखो ये 1.55 इंटू 25 इंटू 2 कितना होगा 50 इंटू ये 10⁻⁴ ये -2 और ये -3 ऊपर जाके बनेगा +3। इन सबको ऐड कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 77.5। ओके, इंटू ये कितना आएगा देखो 10⁻⁴ -2 -6 +3 -3। ओके, तो ये -3 से इसको मल्टीप्लाई करो। ये 3 पॉइंट्स आगे जाएगा, बराबर है ना? -3 है, -3 मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो ये कितना होगा 1 2 और यहाँ पे एक 0 कंसिडर करना पड़ेगा आपको 1 2 3 मतलब 0.0775। अगर ऐसे ही रहने दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूटन, ये आपको क्या मिला? फोर्स मिला। समझ में आया सबको? ऐसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज डालनी है। बस कौन सी वैल्यू किसके है ये याद रखो। सिर्फ मीटर में होगा तो वो dx है, मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी है, न्यूटन सेकेंड मीटर तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।
ऐसे इसको याद रखना है। तो बच्चों आज हमने विस्कोसिटी का बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, और भी बाकी है, आगे जाके बहुत कुछ पढ़ना है हमें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।